धधकता हुआ मैदान, हवा में तैरते रथ और आसमान से बरसती आग। ये किसी एलियन युद्ध का सीन नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे अनदेखी और सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। क्योंकि जो कुछ 1000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ, वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक ऐसी एडवांस्ड सभ्यता की टेक्नोलॉजिकल लड़ाई थी जिसने एक पूरे विज्ञान और इंसानी सभ्यताओं को इतिहास बना दिया। एक ऐसी सभ्यता जिनके पास देवताओं जैसी टेक्नोलॉजी थी, चाहे वो दिमाग से कंट्रोल होने वाले हथियार हो या डीएनए गाइडेड हथियार, जिन्हें जिसका नाम लेकर छोड़ा जाए वो उसी को खत्म करता था। आज के समय में हम मानते हैं कि क्लोनिंग, एआई वेपन्स या फिर माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर की बात है, लेकिन अगर आप महाभारत को एक इनक्रिप्टेड साइंस डॉक्यूमेंट की तरह पढ़े ना, तो आपको वहाँ ऐसे सिस्टम्स मिलेंगे जहाँ अस्त्र शस्त्र मंत्रों से एक्टिवेट होते हैं, माइंड से ऑपरेट होते हैं और रियलिटी को ऑप्टिकल इल्यूजन से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये सब साइंस फिक्शन नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड घटनाएं हैं। तो क्या महाभारत सिर्फ धर्म और नीति की कहानी है, या ये धरती की सबसे प्राचीन, सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन की आखिरी चेतावनी है, जो शायद खुद को खत्म करने के कगार तक पहुंच चुकी थी? और अगर ये सब सच है, तो क्या वो लॉस्ट टेक्नोलॉजी आज भी कहीं पर छुपी हुई है, हिमालय की किसी बंद गुफा में? ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो आज की इंसानी सभ्यता से भी लाखों साल आगे हो? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि उसी तरह आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। आसमान में एक तेज धमाका और चारों ओर आग ही आग। ये धमाका हुआ था अर्जुन और कर्ण के छोड़े गए हथियारों यानी शक्तिशाली एनर्जी से भरे अस्त्रों के टकराने से। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के समय दुश्मन देश की छोड़ी गई मिसाइल को कोई देश अपने एयर डिफेंस मिसाइल से डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद दोनों मिसाइलें आसमान में तबाह होकर एक गोल आकृति पैदा करती है। महाभारत का समय 17वें दिन का युद्ध चल रहा है। मैदान धधक रहा है और महाभारत के योद्धाओं के रथ हवा में तैरते हुए टकरा रहे हैं। कर्ण का रथ अचानक ऊपर उठता है, जैसे कोई एंटी ग्रेविटी सिस्टम उसे ऊपर खींच रहा हो। अर्जुन का रथ भी उसके सामने हवा में मंडरा रहा है। दोनों ओर से चमकते गोले जैसे हथियार फायर किए जा रहे हैं। तेज किरणें चमक रही है और कोई ना दिखने वाली एनर्जी पूरे बैटलफील्ड में फैली है। दोनों रथ हवा में 100 फीट ऊपर है और उनकी दिशा हर पल बदल रही है, जैसे कोई ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम उन्हें रियल टाइम में गाइड कर रहा हो। कर्ण और अर्जुन अपने तीर धनुष से और मंत्रों से ऐसे हथियार एक दूसरे की ओर छोड़ रहे हैं जिनके लॉन्च होने से ही सोनिक बूम जैसी आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही है। जब अर्जुन एक एनर्जी से भरा अस्त्र छोड़ता है तो संजय उसे डिस्क्राइब करते हैं, आकाश में तेज ज्वाला उठती है जो सूर्य से भी ज्यादा उज्जवल है। ये कोई साधारण बाण नहीं है, एक ऐसा वेपन था जो हीट सिग्नेचर डिटेक्ट कर सकता था, अपने टारगेट को ट्रैक करता था और प्रीसियस पैथ फॉलो करके टारगेट को तबाह करता था। यानी ये एक फुल्ली गाइडेड एनर्जी मिसाइल थी जो शायद मंत्रों से एक्टिवेट हो रही थी। अब कर्ण काउंटर अटैक करते हैं, वो वरुणास्त्र छोड़ते हैं और पूरा आसमान पानी की बारिश करने लगता है। इन शॉर्ट, कर्ण ने यहाँ अपने मंत्रों से एक ऐसे अस्त्र को इन्वोक किया था जो पृथ्वी के वेदर सिस्टम को तुरंत बदल के बारिश कर सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के इंसान आर्टिफिशियल रेन करते हैं। पर उस समय की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि ये सब केवल एक मंत्र और मानसिक संकल्प से एक्टिवेट हो रहा था, यानी एक ऐसा वॉइस कंट्रोल्ड बायोमेट्रिक डिफेंस सिस्टम जो ह्यूमन इंटेंशन से ऑपरेट होता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या वाकई में महाभारत में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज के सबसे मॉडर्न मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस शील्ड्स और वेदर मैनिपुलेशन सिस्टम से भी कहीं ज्यादा एडवांस थी? अब सोच कर देखिए, अगर मंत्र एक कोड है तो यूजर कौन है? श्री कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है वो दुश्मन का पीछा करता है, दिशा बदलता है और फिर खुद ब खुद लौट कर आता है। ये पूरी तरह से एक ऑटोनोमस ड्रोन जैसा है जिसमें होमिंग सिस्टम, डायनेमिक नेविगेशन और रियल टाइम ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस इंटीग्रेटेड है। और ये चक्र सिर्फ श्री कृष्ण के कमांड पर काम करता है, यानी ये डिवाइस शायद उनके डीएनए या ब्रेन वेव से सिंक था, मतलब वेपन और यूजर के बीच एक पर्सनलाइज्ड लिंक बना हुआ था। और अब सबसे खतरनाक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र,
जब इसे चलाया जाता है तो इसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा है। तेज रोशनी, जमीन पर उठती धूल की परतें और चारों ओर जलते हुए जीव। उसके बाद वो इलाका वर्षों तक बंजर हो जाता है। और हैरानी की बात यह है कि आज के राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनएक्सप्लेन्ड रेडिएशन लेवल्स डिटेक्ट हुए हैं। ना वहां पर कोई एटॉमिक टेस्ट हुआ, ना कोई पावर प्लांट है, फिर भी ये रेडिएशन आया कहां से? एटॉमिक साइंटिस्ट ने वहां पर वर्टिफाइड सॉइल्स भी डिटेक्ट किए हैं, जिसका मतलब है कि जमीन इतनी हीट में पिघली कि वो कांच बन गई, ठीक वैसे ही जैसे एटॉमिक ग्राउंड जीरो पर होता है। तो क्या ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर वेपन था जो भारत की उन प्राचीन सभ्यताओं ने बनाया था जिन्हें हम देवता कहते हैं? अब एक छोटा लेकिन बहुत ही रहस्यमय पॉइंट अर्जुन का रथ है। युद्ध के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पहले उतर जाओ। जैसे ही अर्जुन उतरते हैं और कृष्ण भी रथ से बाहर आते हैं, पूरा का पूरा रथ एकदम से जलकर राख हो जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी का ध्वज उस रथ को बचा रहा था, लेकिन साइंटिफिक नजरिए से देखे तो हो सकता है कि उसमें एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम था जो इसीलिए लगाया गया था कि कोई और इंसान इस एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड रथ का प्रयोग ना कर सके। तब इससे पहले कि ये टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में लगे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करके श्री कृष्ण ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम्स आज भी कई देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, जैसे कि कोई एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स या फिर रॉकेट सिस्टम। अब आखिरी और सबसे अनसुलझा सवाल, महाभारत के महाविनाशी हथियारों को चलाने के लिए सिर्फ फिजिकल ट्रिगर नहीं चाहिए था, मंत्र के साथ साथ इरादा और मानसिक स्थिरता भी चाहिए थी। तो क्या ये हथियार और प्राचीन टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम बायोमेट्रिक नहीं बल्कि न्यूरो इलेक्ट्रिक कोड से एक्टिवेट होता था? क्योंकि महाभारत में जब जब भी किसी हथियार को चलाने का जिक्र आता है, ये बार बार देखा गया है कि वो हथियार यूजर की थॉट प्योरिटी, वॉइस फ्रीक्वेंसी और डीएनए की यानी कि एक इनविजिबल आइडेंटिटी, जिससे केवल उस अस्त्र को धारण करने वाला ही उसे कंट्रोल कर सके, ये तीनों जब मिलते हैं तभी वेपन अनलॉक होता था। और अगर किसी का इमोशन करप्ट होता या विचार अस्थिर होते तो वेपन खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाता। अब जरा सोच कर देखिए कि ये सिस्टम एक डीएनए से जुड़ा था, तो क्या महाभारत के योद्धा सिर्फ फाइटर नहीं थे? क्या वो हाई लेवल यूजर्स थे, एक कॉन्शियस टेक्नोलॉजी के, जो सिर्फ उनके माइंड और इनर एथिक्स से ऑपरेट करता था? और अगर किसी के पास वो डीएनए आज भी बचा हुआ है, तो क्या उस तरह के हथियार, वो भयंकर अस्त्र फिर से इन्वोक यानी कि जगाए जा सकते हैं? ऐसे हथियार जो पृथ्वी के वेदर पैटर्न तक को बदलने की ताकत रखते हैं, जिनका एक यूज पूरी इंसानियत को खत्म करने की क्षमता रखता है। देखो, गांधारी के रोने की आवाज पूरी राजमहल में गूंज रही है। 9 महीने की तपस्या के बाद जब वो बच्चे की उम्मीद करती है, तब उनके गर्भ से सिर्फ मांस का एक निर्जीव टुकड़ा निकलता है, कोई हिलता डुलता शिशु नहीं। राजवैद्य चुप हैं, सेविकाएं डर से पीछे हट चुकी है। तभी महर्षि व्यास आते हैं, उस मांस को 100 टुकड़ों में काटते हैं और हर टुकड़ा एक खास जड़ी बूटियों से भरे मटके में डाला जाता है। इन मटकों को गुप्त रूप से जमीन के नीचे रखा जाता है। 9 महीने बाद हर मटके से एक बच्चा जन्म लेता है। कौरव एक साथ 100 एम्ब्रायोज का निर्माण बिना किसी महिला के गर्भ में पलने के। ये घटना सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक प्राचीन क्लोनिंग और आर्टिफिशियल चाइल्ड बर्थ प्रयोग है, जो आज की विज्ञान सीमाओं से कहीं आगे है। अब अगर आज की लैब में कोई वैज्ञानिक इसे एनालाइज करे तो ये पूरा प्रोसेस एम्ब्रायोनिक सेल स्प्लिटिंग, केमिकल प्रिजर्वेशन और एक्सटर्नल इंक्यूबेशन चेम्बर जैसे कॉन्सेप्ट्स की तरह लगते हैं। अब ये क्लोनिंग ऐसा नहीं था जिसमें एक सेल को कॉपी कर दिया जाए, जिसमें एक सिंगल जेनेटिक कोड से 100 एम्ब्रायोज तैयार किए गए, और ये एम्ब्रायोज किसी बायोलॉजिकल वॉर्म में नहीं बल्कि केमिकली स्टेबलाइज्ड जार में नर्चर हो रहे थे। मॉडर्न मेडिकल साइंस आज भी केवल थियोरेटिकल मॉडल्स ही बना पाई है वॉर्म फ्री ह्यूमन ग्रोथ के लिए, लेकिन यहाँ तो फुल स्केल रिजल्ट सामने है विद रियल ह्यूमन आउटपुट। अब एक और घटना को देखते हैं, जब बलराम का एम्ब्रायो देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के शरीर में इम्प्लांट किया जाता है। ना कोई ऑपरेशन टेबल, ना एनेस्थीसिया और ना ही मॉडर्न टूल्स, फिर भी ये पूरा फेटल ट्रांसफर प्रोसेस बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हो रहा है। आज इसे आईवीएफ का सबसे एडवांस्ड लेवल माना जाएगा, जहां एम्ब्रायो को सर्जिकली रिमूव करके दूसरी फीमेल बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है। लेकिन महाभारत में इसे बिना किसी लैब के किया जा रहा है, सिर्फ मंत्र, एक खास टाइमिंग और बायो फ्रीक्वेंसी की मदद से।
अब बायोलॉजी से हटकर अगर हम माइंड टेक की बात करें तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। अर्जुन जब अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की स्ट्रैटेजी समझा रहे होते हैं तब उनके गर्भ में पल रहा अभिमन्यु उस पूरी कन्वर्सेशन को सुन रहा होता है, लेकिन जैसे ही स्ट्रैटेजी अधूरी छूटती है अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में एंटर करने का तरीका जान पाता है, बाहर निकलने का नहीं जान पाता। ये सिर्फ फेटल हियरिंग नहीं है, ये एक फुल पैरेंटल न्यूरल रिकॉर्डिंग है जो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो गई। इसका मतलब फीटस ना सिर्फ सुन सकता है बल्कि कॉम्बैट पैटर्न्स को प्रोसेस भी कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उससे भी ज्यादा एडवांस सिस्टम की, दिव्य दृष्टि। युद्ध के मैदान में संजय बैठकर उन विजुअल्स को लाइव देख रहे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे हैं, और सिर्फ देख ही नहीं रहे, उनके साथ इमोशंस, थॉट्स और साइकोलॉजिकल रिएक्शंस भी समझ रहे हैं। अब ये कोई आम विजन नहीं है, ये एक रियल टाइम न्यूरल कनेक्शन सिस्टम है जिसमें बैटलफील्ड से डायरेक्ट सेंसरी डेटा ट्रांसमिट हो रही है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे संजय का ब्रेन एक हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरल अपलिंक से जुड़ा हुआ है, जिससे उन्हें रिमोट लोकेशन की इमेजेस, साउंड्स और इवन सोल्जर्स की इनर इंटेंशंस भी महसूस हो रही है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर कोई इंसान दूसरों के थॉट्स और इमोशंस को डिकोड कर पा रहा है, यानी महाभारत में जो दिव्य दृष्टि कहा गया है वो एक काइंड ऑफ कॉग्निटिव स्कैनिंग सिस्टम हो सकता है जो पूरी बैटलफील्ड की मेंटल एनर्जी फील्ड को कैप्चर कर रहा था। इसे मॉडर्न टर्म्स में ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस या EEG कॉग्निटिव टेलीमेट्री कहा जा सकता है, लेकिन वो आज भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है, जबकि तब के समय ये पूरी तरह से फंक्शनल था। युधिष्ठिर जब माया सभा के द्वार पर पहुंचते हैं तो उनके कदम एकदम से रुक जाते हैं। सामने कोई दीवार नहीं दिख रही है, लेकिन शरीर किसी अंधे की इनविजिबल दीवार से टकरा जाता है। भीम जमीन को संगमरमर समझकर पहला कदम रखता है और सीधा एक अदृश्य जल कुंड में गिर जाता है। अर्जुन जो स्तंभ को पकड़ने बढ़ता है वो हाथ लगते ही गायब हो जाती है। हर दिशा में भ्रम, लेकिन हर भ्रम का असर बिल्कुल असली। ये कोई जादू नहीं, ये एक ऐसा प्रोग्रामेबल इल्यूजन सिस्टम है जो रियलिटी को मैनिपुलेट करता है। महाभारत की माया सभा को अगर आज की भाषा में डिस्क्राइब किया जाए तो ये एक फुल्ली इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन मैप्ड आर्किटेक्चरल सिस्टम है जिसमें सरफेसेस लाइट और परसेप्शन के हिसाब से बदलते हैं। इस इल्यूजन के पीछे था असुर इंजीनियर मय दानव, एक ऐसा डिजाइनर जो सरफेसेस को डायनामिक बना सकता था, ऑब्जेक्ट्स को मल्टी लेयर्ड होलोग्राम्स में बदल सकता था। यानी ये एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जहां रियलिटी को विजिटर की परसेप्शन और थॉट पैटर्न के हिसाब से बदल दिया जाता था। आज अगर कोई एडवांस्ड वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट या अडेप्टिव स्मार्ट मटेरियल सिस्टम को देखे तो भी वो माया सभा के लेवल तक नहीं पहुंचता। अब सोचिए उस समय ये टेक्नोलॉजी कितने आगे की थी। अब इल्यूजन से आगे एक ऐसी विद्या की ओर चलते हैं जो डेथ और लाइफ के बीच की रेखा को मिटा देती है, मृत संजीवनी। शुक्राचार्य जब इस विद्या को एक्टिवेट करते हैं तो मृत असुर फिर से जीवित हो उठते हैं, लेकिन ये रिवाइवल केवल हार्ट बीट तक सीमित नहीं होता। इसमें मेमोरी, आइडेंटिटी और कॉन्शियसनेस भी वापस आती है। यानी ये कोई CPR नहीं बल्कि ये फुल माइंड बॉडी रीबूट सिस्टम है जो शायद किसी बायोकेमिकल स्विच या फ्रीक्वेंसी की से ऑपरेट होता था। अब सोच कर देखिए, अगर कोई सिस्टम मृत्यु के बाद भी व्यक्ति की मेमोरी और आत्मा को इंटैक्ट रख सकता है तो क्या वो एक तरह का कॉन्शियसनेस बैकअप नहीं है? मॉडर्न साइंस आज ट्रांस ह्यूमैनिज्म और माइंड अपलोडिंग जैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन वो अब भी सिर्फ थ्योरी ही है, जबकि शुक्राचार्य इसे वाइब्रेशनल कमांड और DNA रेजोनेंस से एक्टिवेट कर रहे थे। यानी ये एक ऐसा रिवाइवल प्रोटोकॉल था जो बायोलॉजिकल कोडिंग और स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी दोनों को सिंक करता था। अब आते हैं एक ऐसे बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट की ओर जो किसी भी साइंस फिक्शन से बाहर लगता है। कर्ण का कवच और कुंडल, ये उसके शरीर से जन्म से ही जुड़ा हुआ था, और जब इंद्र के मांगने पर कर्ण ने स्वयं उन्हें अलग किया तो शरीर से रक्त बहने लगा। इसका मतलब था कि ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस उसके नर्वस सिस्टम से इंटीग्रेटेड थे। आज अगर हम इस सिस्टम को समझे तो ये एक तरह का बायो इंटीग्रेटेड आर्मर था जिसमें नैनोटेक शील्डिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन और रीजेनरेटिव फीडबैक लूप शामिल हो सकते हैं। यानी ये आर्मर किसी मटेरियल से नहीं बल्कि बॉडी के साथ फ्यूज्ड सिस्टम था जिसे केवल DNA मैच से ऑपरेट किया जा सकता था। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने पूरे महाभारत को इंटर डायमेंशनल बना दिया। पुष्पक विमान जो ना घोड़ों से चलता था ना किसी ईंधन से, वो सेल्फ नेविगेटेड, कमांड रिस्पॉन्सिव और मल्टी डायरेक्शनल था।
इसके प्रोपल्सन सिस्टम को आज मॉडर्न वर्ल्ड में केवल मर्क्यूरी वॉर्टेक्स, मैग्नेटिक लेविटेशन और सोलर एनर्जी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कुछ प्राचीन लेखों में बताया गया है कि ये विमान दिशा नहीं समय को काटते थे, यानी वो सिर्फ स्पेस ट्रैवल नहीं टाइम डायमेंशनल ट्रैवल करने तक के केपेबल थे। और सबसे खास बात ये थी कि इन विमानों का कंट्रोल किसी स्विच या लीवर से नहीं बल्कि यूजर की मेंटल कमांड से होता था। कई ग्रंथों में विमानों के इनविजिबिलिटी मोड, वर्टिकल लिफ्ट और इंस्टेंट रिलोकेशन की बातें भी हैं। इसका मतलब था कि इन क्राफ्ट्स के पास ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशन या क्लॉकिंग सिस्टम हो सकते थे। आज की एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन कॉन्सेप्ट को साईफाई मानती है, लेकिन महाभारत के समय में ये ऑपरेबल सिस्टम थे। और अब सबसे गहरी बात, इन सभी सिस्टम्स में कोई भी प्योरली मैकेनिकल या डिजिटल नहीं था। हर एक सिस्टम कॉन्शियसनेस के साथ लिंक्ड था। चाहे इल्यूजन हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे फ्लाइट, सभी सिस्टम्स यूजर की नैतिक स्थिति, मेंटल प्योरिटी और बायोलॉजिकल रेजोनेंस से ऑपरेट होते थे। लेकिन अब सबसे खतरनाक सवाल सामने आता है, अगर ये सभ्यता इतनी ही एडवांस थी तो फिर ये खत्म क्यों हो गई? क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई थी कि यूजर्स खुद उसे कंट्रोल नहीं कर पाए? मॉडर्न साइंटिफिक थियरी में इसे कहा जाता है द ग्रेट फिल्टर, एक ऐसी सीमा जिसके पार जाते ही कोई सभ्यता खुद को नष्ट कर देती है। क्या महाभारत का युद्ध उस अंतिम सीमा का परिणाम था? और क्या आज की मानव सभ्यता उस लेवल तक कभी पहुंच सकेगी? इन सवालों का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। इसी के साथ महाभारत में कुछ टाइम ट्रैवलिंग एंड पैरेलल डायमेंशंस की स्टोरीज भी है जो मॉडर्न साइंस के साथ मेल खाती है। अगर आप उसके बारे में एक वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है द ग्रेट फिल्टर थियरी के बारे में। इस वीडियो में हमने बात किया है कि आखिर ये ब्रह्मांड जब इतना बड़ा है तो हमें कोई एलियंस क्यों नहीं दिखते हैं। और ये जो थियरी है ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बताती है कि क्यों हमें कोई एडवांस एलियन सभ्यता अभी तक नहीं मिली है और हम इंसान भी उस दहलीज पे खड़े हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।